हेलो बच्चों, अब फिजिक्स के एग्ज़ाम में गिनती की 12 या 13 दिन रहे हैं। मैं आपको हर चैप्टर का एक बढ़िया सा रिवीजन कराऊंगा। मैंने आपके हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उतना कर लो, आपके ऑब्जेक्टिव सवाल हो जाएंगे, न्यूमेरिकल हो जाएंगे। तो ये नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ना, हो सके तो इनको लिखना, समझना। कोई पॉइंट आपसे अगर थ्योरी में मिस हो गया हो तो आप नोट कर सकते हो। पहला अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं नाभिक। नाभिक में सबसे पहला वो टॉपिक पूछता है नाभिक की त्रिज्या से। कुछ भी अगर सवाल बनेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल कुछ भी बनो, वो नाभिक की त्रिज्या से सवाल बनता है। कहाँ से बनाता है? नाभिक की त्रिज्या से। अपन नाभिक और परमाणु को फिजिक्स में अपन गोलाकार मान के चलते हैं। कैसा मान के चलते हैं? गोलाकार मान के चलते हैं। और किसी भी नाभिक की त्रिज्या उसके द्रव्यमान संख्या की पावर 1/3 के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती हैं? द्रव्यमान संख्या की पावर 1/3 के समानुपाती होती हैं। और यहाँ से अपन समानुपाती का निशान हटा के इक्वलिटी का साइन लेके आते हैं, तो एक कांस्टेंट आता है जिसको आर नोट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर नोट। आर नोट की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आर नोट की वैल्यू होती है 1.2 फर्मी मीटर। कितना मीटर होती है? 1.2 फर्मी मीटर। बच्चों देखो कोई पूछेगा नाभिक की त्रिज्या द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करती है या नहीं करती है, तो आप कहोगे बिल्कुल, हर एक नाभिक की त्रिज्या उसकी द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करती हैं। किस प्रकार निर्भर करती हैं? तो हम बोलोगे सर आर समानुपाती ए की पावर 1/3, और आपको 1/3 निकालना आना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ 8 की पावर 1/3 कितना होता है? 2 होता है। मैं बोलूँ 27 की पावर 1/3 कितना होता है? 3 होता है। मैं बोलूँ 64 की पावर 1/3 कितना होता है? तो हम बोलोगे 4 होता है। मैं बोलूँगा 125 की पावर 1/3 कितना होता है? तो आप बोलोगे 5। पहली चीज़ तो आपको किसी भी इंटीजर नंबर की पावर 1/3 आपको निकालनी आनी चाहिए, और मैक्सिमम आपकी ये यूज होती है फिजिक्स में। बायोलॉजी वालों को डरने की ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स में जो भी अपन की 1 की है ना, ये आपको पावर 1/3 यूज होगी। जो मैं बोल रहा हूँ आप इसको नोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट चीज़ें इसको आप ऐसे नोट कर सकते हो। या तो वो देगा 8, या तो आपको वो देगा 8 की पावर 1/3, और 8 की पावर 1/3 होता है 2। नोट कर दो, 8 की पावर 1/3 कितना होता है? 2। या आपको देगा 27 की पावर 1/3। यानी एक ऐसी संख्या सोचो जिसको खुद को तीन बार गुणा करने पर, खुद को यानी 3 × 3 करूँगा तो कितना आएगा? 27। तो 27 की पावर 1/3 कितना होता है? 27। या आपको देगा 64 की पावर 1/3 कितना होता है? ये याद रखना, इसका आंसर होता है 4। और एक वैल्यू और याद कर लो, 125 की पावर, किसकी पावर? 125 की पावर 1/3 की वैल्यू होती हैं 5। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। देखो एक सवाल दे देगा, इस पे एक सवाल बनता है। क्या बनता है? आपको एक ऐसा मान लो नाभिक दे देगा, कोई भी ऐसा दे दिया नाभिक एक्स, ऊपर लिख देगा 64, और पूछेगा इसकी रेडियस ज्ञात करो। तो आपको ऊपर वाली संख्या हमेशा किसको बताती है? द्रव्यमान संख्या को बताता है। तो आपको पता चल जाएगा सर ए की वैल्यू 64 है, तो ए की पावर 1/3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 × आर नोट। आर नोट की वैल्यू कितनी है? 1.2 फर्मी मीटर है, तो आंसर हो जाएगा 4.8 फर्मी मीटर। देखो सिंपली क्वेश्चन आएगा, आपको एक कोई भी नाभिक दे देगा। जैसे मान लो मैं आपको एक ऐसा दे दिया नाभिक, सवाल में वो दे देगा आपको x की पावर 125। x की पावर कितनी दे दी? 125। पूछेगा इस नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करो। आपको पता सर मेरे को a की वैल्यू पता चल गई। कितनी a की वैल्यू? क्या सर? 125 है। 125 की यहाँ a की जगह 125 रख दो, तो 125 की पावर 1/3 कितना होता है? 5 होता है। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी नाभिक की? 5 आर नोट। और आर नोट की वैल्यू होती है 1.2 फर्मी मीटर। बड़ी आसानी से कर सकते हो। या सेकंड क्वेश्चन कैसा पूछता है? आपको 2 नाभिक देगा। कितने नाभिक देगा? 2 नाभिक। एक नाभिक 1, दूसरा नाभिक 2। दोनों की आपको त्रिज्या का अनुपात देगा। किसका अनुपात देगा? त्रिज्या का अनुपात देगा, या फिर द्रव्यमान संख्या का अनुपात, किसी एक चीज का अनुपात देगा। या तो त्रिज्या का अनुपात देके द्रव्यमान संख्या का अनुपात पूछेगा, या फिर द्रव्यमान संख्या का अनुपात देके किसका अनुपात पूछेगा? त्रिज्या का अनुपात। देखो ये सवाल जैसे आपको अगर आपको 2 नाभिक देके उनके द्रव्यमान संख्या का अनुपात दे दे और त्रिज्या का अनुपात पूछे, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अगर आपको 2 नाभिक देके उनकी त्रिज्या का अनुपात दे दे और आपको द्रव्यमान संख्या का अनुपात पूछे, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। सवाल देगा 2 नाभिक जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो उनकी द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात कितना होगा? तो इसका आप कुछ नहीं करना, इसका आप क्या कर दो? क्यूब कर दो। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा। आपको देगा एक नाभिक
2 नाभिक दे देगा। कितने नाभिक देगा? 2 नाभिक। एक नाभिक की आपको द्रव्यमान संख्या मान लो 8 दे दी। कितनी दे दी? 8। उस नाभिक की द्रव्यमान संख्या कितनी दे दी? 27। कितनी दे दी? 27। और पूछेगा इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो इसकी पावर आपको कितनी करनी होगी? 1/3। कितनी करनी होगी? 1/3। और 8 की पावर 1/3 होता है 2, और 27 की पावर 1/3 होता है 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 2:3। देखो बच्चों बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो भरमार लगी पड़ी है। क्या देगा? कोई एक वैल्यू देगा आपको। जब द्रव्यमान संख्या का अनुपात दे और त्रिज्या का अनुपात पूछे तो कुछ मत करना, उसकी पावर 1/3 कर दो। और अगर आपको त्रिज्या का अनुपात दे दे और द्रव्यमान संख्या का अनुपात पूछे तो क्या कर दो? पावर क्यूब कर दो। या फिर एक क्वेश्चन और बन सकता है। कैसे? इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू दे देगा। R1 की वैल्यू दे देगा आपको ना, कुछ पहले नाभिक की त्रिज्या दे देगा, दूसरे नाभिक की त्रिज्या दे देगा, और पहले नाभिक की द्रव्यमान संख्या दे देगा, और आपको दूसरे नाभिक की द्रव्यमान संख्या पूछेगा। निकाल सकते हो आप। ये फॉर्मूले में R1 की जगह R1 का मान रख दो, R2 की जगह R2 का मान रख दो, A1 की जगह A1 का मान रख दो, फिर A2 का मान बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। ये इतने क्वेश्चन बनते हैं, बड़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चन को हैंडल किया जा सकता है। ये अपन की टॉपिक है नाभिक की त्रिज्या। अगला चीज़ है नाभिक का आयतन। किसका आयतन? नाभिक। और मैंने बोला था अपन नाभिक को मानते हैं क्या मानते हैं? गोलाकार। और किसी भी गोले का आयतन कितना होता है? तुम बोलोगे सर गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। 4/3 पाई r, और r की जगह में अगर R0 a की पावर 1/3 रखूँगा तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? V = 4/3 पाई R0 क्यूब इंटू ए। 4 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, R0 कांस्टेंट। तो मैं क्या कह सकता हूँ? किसी भी नाभिक का आयतन उसकी द्रव्यमान संख्या का क्या होता है? समानुपाती। और आपको 2 नाभिकों का आयतनों का अनुपात दे दे और द्रव्यमान संख्या का अनुपात पूछे तो ये आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। या 2 नाभिकों के आयतन का मान दे दे और किसी एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या दे दे तो आप दूसरे नाभिक की द्रव्यमान संख्या भी ज्ञात कर सकते हो। तीसरा चीज़ अपन पढ़ रहे हैं नाभिक का घनत्व। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो अच्छे से सुनना। ये किसी भी नाभिक का, दुनिया में सभी नाभिकों का घनत्व फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। किसी भी नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। आपको चाहे द्रव्यमान संख्या, चाहे वो नाभिक कितना ही भारी हो चाहे कितना ही हल्का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। दुनिया के सभी नाभिकों का घनत्व लगभग नियत होता है और इनका मान होता है 2.3 × 10⁻17 kg/m³। इस कोटि का होता है 10⁻17 की कोटि का होता है। और हर नाभिक का घनत्व, इसमें भी आपने एक बार RBC ने सवाल बनाया था कि 2 नाभिक हैं जिनके द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात दे देगा आपको। द्रव्यमान संख्या का अनुपात दे दिया, मान लो 3:4 है। कितना दे दिया? 3:4 है। तो उनके घनत्वों का अनुपात बताओ। किनका अनुपात बताओ? तो उनके घनत्वों का। याद रखना द्रव्यमान का अनुपात कुछ भी हो, द्रव्यमान संख्या पे घनत्व निर्भर नहीं करता है। हर नाभिक का घनत्व कितना रहता है? बराबर। तो ρ1 और ρ2 आपस में एक दूसरे क्या होंगे? बराबर। 2 नाभिकों का घनत्वों का अनुपात हमेशा 1:1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात आपको नोट करनी चाहिए। अगर आपको 2 नाभिक दे दे, चाहे कितना भी हल्का और कितना भी भारी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 2 नाभिकों के घनत्व का अनुपात हमेशा नियत रहता है। और कितना होता है? 1:1, क्योंकि हर नाभिक का घनत्व समान रहता है। अब आपको एक AMU के तुल्य ऊर्जा, पहले तो आपको एक AMU की परिभाषा पता होनी चाहिए। कार्बन के बहुत सारे समस्थानिक होते हैं। कार्बन 12 हैं, कार्बन 13 हैं, कार्बन 14 हैं। लेकिन एक AMU का द्रव्यमान आप लिखोगे तो उस टाइम लिखोगे कार्बन 12 के एक परमाणु को जो द्रव्यमान होता है उसका 12वां भाग क्या कहलाता है? एक AMU कहलाता है। और कभी कभी आपको पूछेगा एक AMU के समतुल्य ऊर्जा कितनी होती है? आपको पता है? इसके लिए आपको आइंस्टीन की समीकरण पता होनी चाहिए। आइंस्टीन ने क्या बोला था? मैंने आपको क्लास में पढ़ा चुका हूँ। आइंस्टीन के अनुसार आइंस्टीन ने आपको बोला था कि एनर्जी और मास आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। अगर कहीं से m मास गायब होता है तो कितनी एनर्जी उत्पन्न होगी? mc²। इसको आइंस्टीन की समीकरण भी बोलते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध भी बोला जाता है आइंस्टीन का। ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ, E = mc²। और याद रखना एक AMU के कहीं से अगर एक AMU के द्रव्यमान की हानि होती है, क्षति होती है, तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? कहीं से एक द्रव्यमान की क्षति होती है तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। और कहीं से अगर 1 ग्राम
द्रव्यमान की क्षति होती हैं तो कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये याद रखना 9 × 10⁻13 जूल उत्पन्न होती है। कितनी उत्पन्न होती है, आप रख के देख लो, आपका आंसर आ जाएगा। एम किस में दिया हुआ है, ग्राम में। पहली चीज़, अपन फिजिक्स में जो भी चीज़ें पढ़ती हैं वो एम के एस पद्धति में पढ़ते हैं, ग्राम नहीं चलेगा, किलोग्राम चलेगा। तो एम की जगह कितना रख दूंगा, 10⁻³ सी का मान कितना होता है, 3 × 10⁸। इसका स्क्वायर करूँगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 × 10⁻13 जूल। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा कितनी होती है, तुम बोलोगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई पूछेगा 1 ग्राम के तुल्य ऊर्जा कितनी होती है, तुम बोलोगे 9 × 10⁻13 जूल। ये कहाँ से आया आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आइंस्टीन का समीकरण क्या है, E = mc²। m की जगह रख दो 10⁻³ क्योंकि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 10⁻³ और c की जगह रख दो 3 × 10⁸। इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब अगली चीज़ अपन पढ़ रहे हैं द्रव्यमान क्षति। क्या पढ़ रहे हैं, द्रव्यमान क्षति। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अपने क्लास में डिस्कस किए हैं। द्रव्यमान क्षति को लिखते हैं ΔM से। द्रव्यमान क्षति होती क्या है, देखो न्यूक्लियन जब मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं ना, तो नाभिक का मास न्यूक्लियनों के मास से कम आता है। द्रव्यमान में क्या होती है, क्षति होती है, द्रव्यमान में कमी आती है। इसी कमी को अपन बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान क्षति। इसका फॉर्मूला होता है σm - mn। यहाँ पर σm क्या है, न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान, न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान। mn क्या होता है, नाभिक का द्रव्यमान। अपन को पता है किसी भी नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। कितने न्यूट्रॉन होते हैं, A - Z न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूक्लियनों का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ZmP + A - ZmN। और वो कभी कभी आपको प्रोटॉन का मास ना देके हाइड्रोजन परमाणु का मास देगा। किसका मास देगा, हाइड्रोजन परमाणु का। कभी कभी आपको नाभिक का द्रव्यमान ना देके उस नाभिक के संगत परमाणु का द्रव्यमान देगा। उस नाभिक के संगत क्या देगा, परमाणु का। तब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ΔM = ZmH + A - ZmN - Ma। यहाँ पर A है परमाणु का द्रव्यमान, Mn है नाभिक का द्रव्यमान और MH है हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, Mp है प्रोटॉन का द्रव्यमान और Mn है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। आपको पता है जब कभी भी नाभिक का न्यूक्लियन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं, द्रव्यमान में क्षति आती है और यही क्षति किस में कन्वर्ट होती है, एनर्जी में। और उसी एनर्जी को अपन बोल देते हैं बंधन ऊर्जा। तो क्या बोलोगे, द्रव्यमान क्षति के तुल्य जो भी ऊर्जा होगी उसको अपन क्या बोलते हैं, नाभिक की बंधन ऊर्जा। और इसको ΔEB से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, ΔEB से। और इसका फॉर्मूला होता है ΔM × c², यानी द्रव्यमान क्षति × c²। अगर आपको ΔM AMU के अंदर पता हो, किसके अंदर पता हो, AMU के अंदर, तो आप सीधी एनर्जी कौन सी बंधन ऊर्जा उसको किससे गुणा कर दोगे, 931.5 से गुणा करके किस में प्राप्त कर दोगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अपन को पता है कहीं से 1 AMU मास की क्षति होती है तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उत्पन्न होती है। कहीं से ΔM AMU की क्षति होगी तो कितनी एनर्जी उत्पन्न होगी, ΔM × 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगली एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी इसको बोलते हैं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। क्या बोलते हैं, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। इसका फॉर्मूला देख लो, इसको ΔEBN से लिखते हैं, ΔEB/A, जहाँ A होती है द्रव्यमान संख्या, जो कि अपन को किसके बारे में बताती है, न्यूक्लियनों की संख्या के बारे में बताती है। किसकी संख्या के बारे में बताती है, न्यूक्लियनों की संख्या के बारे में बताती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, किसी भी नाभिक का स्थायित्व उसकी बंधन ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता है, जबकि उसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पर निर्भर करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको कोई भी 2 नाभिक दे दे, उनकी बंधन ऊर्जा दे दे और पूछे कौन स्थायी है, तो पहले तो आपको उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालनी है। उस बंधन ऊर्जा में A का भाग देना है, फिर कंपेयर करना है किसकी ज़्यादा है वो ज़्यादा स्थायी, किसकी कम है वो कम स्थायी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से आपको वो सवाल दे सकता है कि नाभिक का स्थायित्व के बारे में पूछ सकता है। अगला अपन ने एक ग्राफ पढ़ा था, थ्योरी पढ़ी थी उस टाइम, पढ़ा था प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा व द्रव्यमान संख्या के मध्य अपने ग्राफ पढ़ा था। तो अपन ने देखा था मध्यवर्ती नाभिक, कौन से नाभिक, मध्यवर्ती नाभिक सबसे हाईएस्ट स्टेबल थे, सबसे ज़्यादा स्थायी थे। यानी 30 से लगाकर 170 तक के जो भी नाभिक थे उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सबसे ज़्यादा थी और इनकी औसत प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा
8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहती हैं और लगभग नियत रहती हैं। क्या रहती हैं? लगभग नियत रहती हैं। और मैंने नाभिक के बलों में आपको पढ़ाया था, मैंने बताया था मध्यवर्ती नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान नियत रहना ये बताता है कि नाभिक के बलों में संतृप्तता का गुण पाया जाता है, अर्थात लघु परास का गुण पाया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। देखो मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्याओं कहाँ से कहाँ तक? 30 से 170 ये नाभिक सर्वाधिक स्थायी होते हैं। इनकी औसत प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है और मध्यवर्ती नाभिकों की बंधन ऊर्जा का मान लगभग नियत होता है और ये इस बात को बताता है कि नाभिक के बल कैसे होते हैं? लघु परास के, अर्थात उनमें कौन सा गुण पाया जाता है? संतृप्तता का गुण पाया जाता है। और ये भी अपन ने बताया था कि फेरस 56, कौन सा? फेरस 56 आयरन का ये जो भी नाभिक हैं फेरस 56, इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सबसे ज़्यादा मिलती है। आज तक दुनिया में जितने भी नाभिक प्राप्त हुए हैं, जितने भी परमाणु मिले हैं, उनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल किसी का नाभिक है तो वो फेरस 56 का है। इसकी प्रति न्यूक्लियन बाइंडिंग ऊर्जा लगभग 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन को मिलती हैं और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा स्टेबल नाभिक है। देखो अगली चीज़ आपको एक नाभिक की अभिक्रिया देगा। आपको अगली चीज़ में क्या देगा? एक सवाल में आपको एक नाभिक की अभिक्रिया देगा और पूछेगा इस अभिक्रिया में कितनी ऊर्जा उत्पन्न हुई है। ये इंपॉर्टेंट है, देखते जाओ। देखो आपको एक नाभिक की अभिक्रिया देगा जिसमें आपके पास दो तो क्रियाकारक है, दो तो क्या है? क्रियाकारक। जैसे ए और बी दो नाभिक मिलके सी और डी दो नाभिकों का निर्माण करते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है। नाभिक की अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, इसको बोला जाता है क्यू वैल्यू की। क्या बोला जाता है? नाभिक की अभिक्रिया की क्यू वैल्यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्यू वैल्यू। क्या बोला जाता है? जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको क्यू वैल्यू बोला जाता है। सुनना, ऊर्जा क्यों उत्पन्न हुई है? तुम बोलोगे सर कहीं ना कहीं द्रव्यमान घटा है, मतलब क्रियाकारकों का द्रव्यमान ज़्यादा था, अभिकारकों का द्रव्यमान घटा, इसलिए ऊर्जा मुक्त हुई है। तो सबसे पहले द्रव्यमान शक्ति का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना। द्रव्यमान शक्ति का फॉर्मूला होता है किसी भी नाभिक की अभिक्रिया के लिए उत्पाद, सॉरी यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर थोड़ा उल्टा लिख दिया, ये उत्पाद नहीं आएगा। यहाँ पर आप अच्छे से लिखना चाहो तो लिख देना अभिकारक नाभिकों का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? क्योंकि अभिकारकों का द्रव्यमान ज़्यादा होगा और उत्पादों का द्रव्यमान कम होगा, तभी तो अपने पास क्या उत्पन्न होगी? तभी तो अपन के पास क्या उत्पन्न होगी? बताओ। ऊर्जा मुक्त होगी। क्या मुक्त होगी? इसमें फॉर्मूले में आप मिटा के लिखो अभिकारक नाभिकों के द्रव्यमानों का योग। फिर इसमें से किसको घटाना है? इसमें से आपको घटाना, इसको हटाओ, इसको यहाँ ऐसे लिखो, इस फॉर्मूले में लिखो उत्पाद नाभिकों के द्रव्यमानों का योग। कौन से नाभिकों का? उत्पाद। क्योंकि आपको पता होना चाहिए अभिकारक का द्रव्यमान ज़्यादा होता है, उत्पाद का द्रव्यमान कम होता है और इसी कमी को अपन द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो फॉर्मूले को अच्छे से लिख लेना। फॉर्मूला यहाँ ये गलत हो गया, फॉर्मूला अच्छे से लिखना। अभिकारकों का द्रव्यमान कितना है? तुम बोलोगे सर अभिकारकों का द्रव्यमान है Ma प्लस Mb। इसमें से किसको घटाना पड़ेगा? इसमें से घटाना पड़ेगा उत्पाद का द्रव्यमान। उत्पाद नाभिकों का द्रव्यमान हो जाएगा Mc प्लस Md। ये द्रव्यमान शक्ति आ जाएगी। आपको एम ए भी ए एम यू में देगा, एम बी भी ए एम यू के अंदर देगा, एम सी भी ए एम यू के अंदर देगा और एम डी भी आपको किस में देगा? ए एम यू के अंदर। तो आपको डेल्टा एम किसमें मिल जाएगा? ए एम यू में। और अपन को पता है एक ए एम यू की 36 से 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उत्पन्न होती है। तो डेल्टा एम ए एम यू से कितनी उत्पन्न हो जाएगी? डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको आनी चाहिए। अगला देखो नाभिक के विखंडन। आपको ये पता होना चाहिए नाभिक के विखंडन एक न्यूट्रॉन प्रेरक अभिक्रिया है और यूरेनियम 235 का विखंडन एक मंदगामी तापीय न्यूट्रॉन से होता है। बिल्कुल मंदगामी होता है वो, मतलब मंदगामी मतलब तापीय, बहुत कम ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन होता है। उसका यूरेनियम 235 अवशोषण करता है और फिर टूटता है। और ये पता होना चाहिए एक यूरेनियम 235 के विखंडन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब ऊर्जा उत्पन्न होती है और औसतन 2.5 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। कितने न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं? 2.5। लेकिन ये न्यूट्रॉन तीव्रगामी के होते हैं। कैसे होते हैं? तीव्रगामी। इनको फिर से मंदित किया जाता है और ये फिर आगे एक श्रृंखला अभिक्रिया को जन्म देता है। किसको जन्म देता है? एक श्रृंखला अभिक्रिया को जन्म देते हैं। 1 2 को तोड़ते हैं, 2 4 को। अगर वो श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित हैं तो वो
वो किसका उदाहरण हो जाएगी, नाभिकीय भट्टी में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती हैं। अगर वो श्रृंखला कोई भी श्रृंखला अभिक्रिया अनियंत्रित हैं तो वो किसका एग्जाम्पल है, परमाणु बम में। परमाणु बम में कैसी अभिक्रिया होती है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। जबकि नाभिकीय भट्टी में कौन सी अभिक्रिया होती हैं, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती हैं। अगला देखो नाभिकीय संलयन। संलयन पहली चीज तो ये एक उच्च ताप पर अभिक्रिया होती हैं। कितने ताप पर होती हैं, उच्च ताप पर। इसके लिए टेम्परेचर की वैल्यू लगभग 10⁹ केल्विन की आवश्यकता होती है। कितने की आवश्यकता होती है, 10⁹ केल्विन की। और आपको पता है सूर्य और तारों पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती हैं, वहाँ पर ऊर्जा का उत्पादन होता है, वो ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के कारण ही होता है। आपको मैंने बताया था प्रोटॉन प्रोटॉन चक्कर, जिसमें 4 अच्छे से सवाल, ये भी सवाल आपके ऑब्जेक्टिव में बना हुआ है, 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं और उस अभिक्रिया में लगभग 27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उत्पन्न होती है। ये भी आपको पॉइंट नोट करना है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल अगर अपन देखते हैं सूर्य और तारों पर, जहाँ प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र होता है, 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं और लगभग 27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उत्पन्न होती है इस प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र के अंदर। ये आपका नाभिक का पूरा रिवीजन हो गया। अच्छे से एक बार देख लो और इस नाभिक की अभिक्रिया के द्रव्यमान क्षति से फॉर्मूला एक बार आप अच्छे से लिख लेना। पहले आएगा अभिकारकों का द्रव्यमान माइनस उत्पादों का द्रव्यमान। अभिकारक के द्रव्यमान से उत्पादों का द्रव्यमान घटा दो, डेल टाइम किसमें मिल जाएगा, एएमयू के अंदर। उसको 931.5 से गुणा कर दो तो आपको एनर्जी मिल जाएगी। तो इस चैप्टर की इतनी समरी है, बहुत आसान चैप्टर है, आप इस चैप्टर को तो आराम से कर सकते